मनीष से शादी करके शिखा ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना अच्छा स्वागत हुआ, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 8 से 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रही। इसके बाद वह अपने रूम में आराम करने लगी। शाम करीब 5 बजे कमरे में मनीष आया और शिखा से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था। उसके घर वालों ने फ़ोन पर अभी मुझे बताया है कि उसका निधन हो गया है, इसलिए मुझे उसके घर जाना होगा। शिखा का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनीष उसे यह समझाकर चला गया, तुम टेंशन मत लो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। मनीष के जाने के बाद उसकी छोटी बहन दिव्या शिखा के पास आ गई और उससे कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे शिखा को खाना खिलाने के बाद दिव्या उससे यह कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननद दिव्या के जाने के बाद शिखा अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शिखा अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। उससे 2 साल छोटा उसका भाई अजय था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा की जूते चप्पलों की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद शिखा ने जॉब की तैयारी की तो 12 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी। 2-3 साल तक नौकरी करने के बाद पापा ने मनीष नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी। मनीष की 2 साल पहले ही बिजली विभाग में नौकरी लगी थी। उसके पापा रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ गृहिणी थी। मनीष से 2 साल छोटा उसका भाई अजीत था, जो 10वीं तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था। अजीत से 3 साल छोटी दिव्या थी, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पति के जाने के बाद कुछ देर बाद शिखा गहरी नींद में सो रही थी। तभी ननद दिव्या उसके रूम में आ गई। उसने शिखा को झकझोर कर उठाया। दिव्या रो रही थी। रोते रोते ही वह बोली, भाभी अनर्थ हो गया। मनीष भैया दोस्त के घर से लौटकर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से यह खबर मिली है। ये खबर सुनते ही शिखा के तो होश उड़ गए। उस समय रात के 1 बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का शिखा को ऐसा गम हुआ कि वह उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा हुआ पाया। पड़ोस के लोग भी थे। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था, कोई अभागन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय शिखा कर ही क्या कर सकती थी। कुछ घंटे पहले वह सुहागन थी और कुछ ही देर में वह विधवा हो गई थी। खबर पाकर शिखा के पापा भी वहां पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मनीष का शव घर वालों को सौंप दिया था। 13वीं के बाद शिखा मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे पलंग पर लिटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि शिखा 2 महीने की गर्भवती है, पर वह बेहोश कमजोरी के कारण हुई थी। शिखा तो बहू बनकर इस घर में अभी आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सोचकर सभी लोग परेशान थे। शिखा के पापा भी वहीं थे। वे भी सकते में आ गए। शिखा को होश आया तो सांस दहाड़ उठी। बता, तेरे पेट में किसका पाप है? जब तू पहले से इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? शिखा कुछ ना बोल सकी, पर उसे याद आया कि सगाई के 2 दिन बाद ही मनीष ने उसे फ़ोन करके मिलने के लिए कहा था। उसने मनीष से मिलने के लिए मना करते हुए कहा कि मेरे खानदान की परंपरा है कि सगाई के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिल सकती है। मम्मी ने आपसे मिलने से मना कर रखा है। मनीष ने उसकी बात नहीं मानी थी। वह हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था।
तो वो उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो शिखा ने मम्मी को फ़ोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात के 9 बजे के बाद ही घर आ पाऊंगी। फिर वह उससे मिलने के लिए एक होटल में चली गई। उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने का प्रोग्राम चलता रहा। मनीष अपनी कसम दे देकर उसे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वह इतना जरूर ध्यान रखती थी कि घर वालों को यह खबर ना लगे। एक दिन मनीष उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर उसे बाहों में भरा तो वह उसका इरादा समझ गई। शिखा ने शादी से पहले सीमा लांघने से मना किया, लेकिन मनीष नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी भूल का परिणाम अगले महीने ही आ गया। टेस्ट करने पर पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। मनीष का अंश उसकी कोख में आ चुका था। वह घबरा गई और उसने मनीष से जल्दी शादी करने की बात कही। देखो शिखा, सारी तैयारियां हो चुकी है। बैंक्वेट हॉल, बैंड वाले, बग्गी आदि सब कुछ तय हो चुके हैं। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी। तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगा। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो शिखा ने आखिर चुप्पी तोड़ दी। उसने सभी के सामने हकीकत बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने उसकी कहानी को मनगढ़ंत ही बताई। आखिर अपने सिर बदनामी का इल्ज़ाम लेकर शिखा अपने माँ पापा के साथ मायके आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भविष्य अंधकारमय लग रहा था। होने वाले बच्चे की टेंशन उसे अधिक सता रही थी। 6 दिन बाद शिखा जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो मम्मी ने उसे समझाते हुए अबॉर्शन कराकर दूसरी शादी करने की सलाह दी। कुछ सोचकर शिखा बोली, मम्मी, गलती मैंने की है तो बच्चे को सज़ा क्यों दूँ? मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। शिखा को मायके आए 20 दिन हो चुके थे तो अचानक अजीत आया। वह बोला, मुझे भरोसा है कि तुम बच्चलन नहीं हो, तुम्हारे पेट में मेरे भाई का ही अंश है। जब तुम यह बात समझ रहे थे तो उस दिन अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था जब सभी मुझे बच्चलन बता रहे थे? शिखा ने गुस्से में कहा, उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर परेशान हो गया था, फिर यह निर्णय नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए। अजीत बोला। शिखा अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, अब क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने माँ पिता को राजी कर लिया है। दफ्तर और मोहल्ले में पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुष्चरित्र समझते थे। ऐसी स्थिति में आसानी से किसी दूसरी जगह उसका विवाह होने वाला नहीं था। इसीलिए आत्ममंथन के बाद उसने उससे शादी के लिए तैयार हो गई। शिखा बच्चे के डिलीवरी के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन अजीत ने कहा कि वह डिलीवरी से पहले शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। ऐसा ही हुआ। डिलीवरी से पहले उन दोनों का विवाह हो गया। जिस घर से शिखा बेइज्जत होकर निकली थी, उसी घर में पूरे सम्मान से अजीत के कारण लौट आई थी। फलस्वरूप शिखा ने अजीत को दिल में बसाकर प्यार से नहला दिया और पलकों पर बिठा लिया। अजीत भी उसका पूरा ध्यान रखता था। घर का कोई काम उसे नहीं करने देता था। काम के लिए उसने एक काम वाली भी रख दी थी। अजीत का भरपूर प्यार पाकर शिखा इतनी खुश थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्रसव का समय हुआ तो बातों बातों में अजीत ने शिखा से कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स दे दो। प्रसव के समय अगर मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम्हारे अकाउंट से ले लूँगा। शिखा को उसकी बात अच्छी लगी। बैंक की पासबुक, डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक पर साइन करके पूरी की पूरी चेकबुक उसे दे दी। नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ तो उसका नाम आरव रखा गया। 7-8 महीने बाद अजीत ने हनीमून पर मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया तो शिखा ने मना नहीं किया। वहां से लौटकर आई तो बहुत खुश थी। अजीत का अथाह प्यार पाकर वह
मनीष को भूल गई थी। आरव 1 साल का हो गया था। फिर भी शिखा ने अजीत से डेबिट कार्ड और साइन किए हुए चेक्स वापस नहीं लिए थे। इसकी कभी उसे आवश्यकता महसूस नहीं की थी। अजीत ने उसके अंधकारमय जीवन को रोशनी से नहला दिया था। ऐसे में भला वह उस पर अविश्वास कैसे कर सकती थी। जरूरत तब पड़ी जब एक दिन शिखा के पापा को उनके व्यापार में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने उससे 4 लाख रुपए मांगे। तब शिखा ने पापा का अकाउंट नंबर अजीत को देते हुए कहा, अजीत, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देना। इतना सुनते ही अजीत ने शिखा से कहा, डियर, तुम्हारे अकाउंट में रुपए हैं कहाँ? मुश्किल से 1-2 हज़ार रुपए ही होंगे। शिखा को झटका लगा क्योंकि उसके अकाउंट में तो कम से कम 10 लाख रुपए से अधिक थे। आखिर वे पैसे गए कहाँ? उसने अजीत से पूछा। मेरे अकाउंट में उस समय 10-11 लाख रुपए से अधिक थे। इसके अलावा हर महीने 50,000 रुपए मेरी तनख्वाह भी आ रही थी। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? अजीत झुंझलाते हुए बोला, कुछ तुम्हारे प्रसव में खर्च हुए, कुछ हनीमून पर खर्च हो गए, बाकी रुपए घर की ज़रूरतों पर खर्च हो गए। तुम्हारे रुपयों से तो घर चल रहा है। मेरी तनख्वाह और पापा की पेंशन के पैसे तो दिव्या की शादी के लिए जमा हो रहे हैं। अजीत का उत्तर सुनकर शिखा खामोश हो गई, पर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसे छोटे से नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। उसका बिल मात्र 40-50 हज़ार रुपये आया था। हनीमून पर भी अधिक खर्चा नहीं हुआ था। जिस होटल में ठहरे थे वह बिल्कुल नॉर्मल सा था। उनका खाना पीना भी सामान्य सा हुआ था। जो होना था वो हो चुका था। उस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ जाती। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली। अजीत से अपनी बैंक पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेकर उसने कह दिया कि वह घर खर्च के लिए महीने में सिर्फ 15,000 रुपये देगी। तनख्वाह के बाकी पैसे आरव के भविष्य के लिए जमा करेगी और दिव्या की शादी में 3-4 लाख रुपए दे देगी। शिखा के फैसले से अजीत को दुख हुआ, लेकिन वह उस समय कुछ बोला नहीं। अगले दिन ही शिखा ने बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पापा को दे दिए, पर उन्हें यह नहीं बताया कि अजीत ने उसके सारे रुपए खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद अचानक अजीत ने उससे कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? शिखा ने पूछा। मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी सहायता के बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी सहायता हर तरह से करूँगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? शिखा ने पूछा। तुम्हें अपने नाम से 30 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना है। उसी रुपए से मैं बिजनेस करूँगा। मेरा कुछ इस तरह का बिजनेस होगा कि लोन 4 साल में चुकता हो जाए। इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिलेगा। अभी मेरी जॉब करते हुए मुझे सिर्फ 4 साल ही तो हुए हैं। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई घर लेना ही होगा। शिखा ने बताया। इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर्स पर साइन करके बैंक में जमा करने हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम करना क्या चाहते हो, ठीक से बताओ। अजीत ने जब अपनी प्लानिंग शिखा को बताई तो वह आश्चर्य हो गई। दरअसल अजीत ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इसमें उसे 4 महीने बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाता। बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। शिखा ने इस काम के लिए मना किया तो अजीत ने उसे अपनी कसम देकर अंततः मना लिया। अजीत ने 4-5 दिनों में पेपर्स तैयार करके शिखा को दिए तो वह धर्म संकट में पड़ गई कि साइन करूं या ना करूं। इसी उधेड़-बुन में 3 दिन बीत गए तो घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली मालती अचानक उससे बोली, मैडम, सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर अजीत बाबू को देंगी। तुम्हें किसने बताया? शिखा ने हैरानी से पूछा। कल आपके घर से काम करके जा रही थी तो आंगन में अजीत बाबू और उनकी
माँ के बीच हुई बात सुनी थी। अजीत बाबू कह रहे थे कि माँ चिंता मत करो, लोन लेकर शिखा रुपए मुझे दे देगी तो उसे घर में रहने नहीं दूंगा, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर कर दूंगा। मालती चुप हो गई तो शिखा को लगा कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया। मालती को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। मालती डांट खाकर पल दो पल तो चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी तो आपने रुपए से मेरी बहुत सहायता की थी, इसीलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना था आपको बता दिया। वो फिर बोली, मैडम अजीत बाबू से सावधान रहिएगा, वे अच्छे इंसान नहीं हैं। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की, मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी ज़रूर उनका कोई ना कोई लालच छुपा होगा। शक घर कर गया तो शिखा ने अपने ममेरे भाई अभय से अजीत की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अभय पुलिस में था। अभय ने 10 दिन में ही अजीत की जन्म कुंडली खंगाल कर शिखा के सामने रख दी। पता चला कि अजीत आवारा किस्म का था। प्राइवेट नौकरी से वह जो कुछ भी कमाता था अपने कपड़ों और शौक पर खर्च कर देता था। वह आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता था। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फांस कर उनसे पैसे ऐंठना वह अच्छी तरह जानता था। शिखा को यह भी पता चल चुका था कि उससे 30 लाख रुपए ऐंठने का प्लान अजीत ने अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ऐसी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने अजीत को शिखा से विवाह करने की इजाज़त इसलिए दी थी कि अजीत ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शादी के 1 साल बाद अजीत ने अपना वादा पूरा भी कर दिया था। अजीत पर शिखा से किसी भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। अजीत की हकीकत पता लगने पर शिखा को अपना वजूद खत्म होता सा लगा। अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए शिखा ने अजीत को कह दिया कि वो बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं लेगी। अजीत को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर अपने आप को काबू में कर लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। अजीत और उसकी माँ ने शिखा से बात करना बंद कर दिया। शिखा को लग रहा था कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, पर क्या समझ नहीं पा रही थी। एक दिन सास अजीत से कह रही थी कि शिखा को कब घर से निकालोगे, उसने तो लोन लेने से भी मना कर दिया है, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो। उससे तो 30 लाख लेकर ही रहूँगा माँ, अजीत ने कहा। पर कैसे, मैं उसको जान से मार दूंगा। उसकी माँ चौंक गई। मतलब? मुझे पता था कि फर्जी कागजात पर वो लोन नहीं लेगी, इसलिए 6 महीने पहले ही मैंने ये प्लानिंग बना ली थी। कैसी प्लानिंग? शिखा का 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करा चुका हूँ, उसका प्रीमियम बराबर भर रहा हूँ। उसकी हत्या करा दूंगा तो रुपए मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। अजीत की प्लानिंग पर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। कुछ सोचते हुए बोली, अगर पुलिस की पकड़ में आ जाओगे तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ, शिखा की हत्या कुछ इस तरह से कराऊंगा कि वो रोड एक्सीडेंट लगेगा, पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में आरव को उसके मायके भेज दूंगा। कुछ देर चुप रहकर अजीत ने फिर कहा, शिखा की मौत के बाद मुझे जो अनुकंपा के आधार पर बैंक में नौकरी भी मिल जाएगी, फिर किसी अमीर लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। शिखा ने दोनों की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। माँ बेटे के षड्यंत्र का पता चल गया था। अब उसका वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए एक दिन वह बेटे आरव को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम उसने अपने माँ पापा को बताया तो उन्होंने अजीत से तलाक लेने की सलाह दी। शिखा अजीत को सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वह उसे जेल की हवा भी खिलाना चाहती थी। यदि उसे यूँ छोड़ देती तो वह फिर से किसी न किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। फिर पुलिस स्टेशन जाकर शिखा ने अजीत के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें पुलिस को सुना दी। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अजीत को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने बाद ही
शिखा ने अजीत से तलाक ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया। शादी के नाम का कोई ठप्पा अब शिखा नहीं लगाना चाहती थी। पापा को समझाते हुए बोली कि मुझे किस्मत से जो मिलना था मिल चुका है। फिलहाल मैं ज़िंदगी से बहुत खुश भी हूँ, फिर शादी क्यों करूँ? आप ही बताइए पापा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि, यही ना? बेटे की परवरिश करने से जो खुशी मिलेगी वही मेरी उपलब्धि होगी। फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊँ? पापा को लगा कि शिखा सही रास्ते पर है। फिर वह चुप हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उससे शादी करने के लिए नहीं कहा। शिखा भी अपने बेटे आरव के साथ बहुत खुश थी। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।